रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 थर्मोडायनामिक्स चल रहा है हमारा। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा उसमें हमने एंट्रोपी पढ़ा था, जो कि चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के, जिस तरह पिछले मैंने बताया था कि इस चैप्टर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टडी करेंगे। ठीक है, अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टडी करने के लिए पहले तो आप अपने पास बुक सामने रखें ताकि आपको पता चले कि हम क्वेश्चन कौन सा पढ़ रहे हैं और उसका आंसर। ठीक है, कॉपी पेन पास रखें, उसको देख के आप फिर साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, तो कोविड-19 की वजह से जो हमारा रिड्यूस कोर्स है तो उसमें कुछ टॉपिक भी कम किए। अब बोर्ड के अकॉर्डिंग कि जो टॉपिक कम किए फिर उनके रिलेटेड जो हम शॉर्ट क्वेश्चन भी स्टडी नहीं करेंगे। तो पहले जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट हमारे उन टॉपिक से रिलेटेड है जो हमने यहाँ पे छोड़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है कि प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग हाइड्रोजन विल लीक मोर क्विकली देन इफ इट इज़ कंटेनिंग ऑक्सीजन। ठीक है, कि हमारे पास एक सिलेंडर है उसमें हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, वैसा ही हमारे पास उसी डायमेंशन का एक और सिलेंडर है जिसमें कंटेनर है जिसमें ऑक्सीजन है। कहता है कि जिस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस थी वो हाइड्रोजन गैस जल्दी लीक आउट हो जाती है, जल्दी एमिट हो जाती है, जल्दी डिफ्यूज़ कर जाती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसका आंसर दें। तो बेटा इस आंसर को हम स्टडी करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर में तो वैसे टॉपिक नहीं है, लेकिन हमारे पास ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, ग्राहम लॉ क्या कहता है हमारे पास का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, अगर 2 डिफरेंट गैसेज हैं, एक का रेट R1 ले लेते हैं, दूसरी का रेट हम क्या लेते हैं R2 ले लेते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, अगर चले दूसरे मानों में हम इसको हाइड्रोजन का कर लेते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं ऑक्सीजन का कर लेते हैं रेट ऑफ। ठीक है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ रिस्पेक्टिव गैस। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन होगी और ये डेंसिटी ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन होगी। तो ग्राहम लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट है ये डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अंडर रूट के। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जिस गैस की हमारे पास डेंसिटी ज़्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। अब ऑक्सीजन की डेंसिटी हमारे पास ज़्यादा है तो उसका रेट कम होगा, हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो इसलिए जिस सिलेंडर में हमारे पास हाइड्रोजन गैस मौजूद होगी वो जल्दी डिफ्यूज़ कर जाएगी, वो जल्दी सिलेंडर एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4th क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 5th क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम, ठीक है, इन विच एन एयर कंडीशनर इज लेफ्ट रनिंग ऑन अ टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम। कि हमारे पास एक रूम है उसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आएगा अगर एयर कंडीशनर जो है चलता हुआ रूम में टेबल पे हमने छोड़ दिया तो उसके टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो बेटा आपके लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ तक हमारे पास जो स्टडी करेंगे उसके अकॉर्डिंग अब देखें हमारे पास जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है और हीट रिजेक्टेड है इन द सेम रूम। ठीक है, जो एयर कंडीशनर है वो क्या कर रहा है उसी रूम से हीट ले रहा है। ठीक है, मसलन यहाँ पे टेबल पे वो AC पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो हीट उसी रूम से ले रहा है। ठीक है, और उसी रूम में रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उस रूम के टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे कि एज एयर कंडीशनर जो है हमारा हीट ऑब्जॉर्बिंग एंड रिजेक्शन सेम रूम में है। ठीक है, नेट हीट हम चेंज हमारे पास कोई नहीं है तो उसके हमारे पास जो टेम्परेचर में चेंज है वो भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द प्रेशर ऑफ द एयर इन ऑटोमोबाइल टायर इंक्रीजेज इफ द ऑटोमोबाइल इज ड्रिवन फॉर अ व्हाइल। कि हमारे पास अगर एक गाड़ी है उसके थोड़ी देर के लिए डिराइव किया जाए तो उसका जो टायर है उसमें जो गैस है उसके प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो बेटा इसके लिए हम मैथमेटिकल फॉर्म लेंगे कि हमारे पास जैसे ही हम किसी गाड़ी को डिराइव करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी दूर के लिए फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, गाड़ी के टायर और रोड के दरमियान में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। ठीक है, अब फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होगी, हीट की वजह से उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। अब हमारे पास जब टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है, तो आपको पता है उसके मालिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जो हमारे पास गैस मौजूद है टायर के अंदर वो इंक्रीज कर जाएगी। अब अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें और टायर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, उसके अंदर जो गैस मौजूद है मतलब उसके लिए वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, तो बेटा जो टेम्परेचर है
वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर राइज करेगा वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए उसका प्रेशर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि जब गाड़ी को ऑटोमोबाइल को थोड़ी देर ड्राइव किया जाए तो उसके अंदर जो गैस है उसका जो प्रेशर है वो हीट की वजह से टेम्परेचर राइज किया और उस टेम्परेचर की वजह से उसका प्रेशर भी राइज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, उसमें वो कहते हैं ऑन रिमूविंग द वाल्व द एयर एस्केपिंग फ्रॉम अ साइकिल ट्यूब कूल व्हाई, ठीक है। कि अगर हम जैसे ही साइकिल का टायर है उसका बेटा जैसे ही हम वाल ओपन करते हैं तो वो कहता है जो गैस है वो कूल डाउन हो जाती है, ऐसा क्यों, ये हम चैप्टर में पीछे पढ़ा कि बेटा ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से होता है कि जब सडन एक्सपेंशन होती है, अब गैस जब वो टायर के अंदर थी उसके वाल्व बंद था, वो क्लोज थी, वहाँ पे एक हाई प्रेशर पे मौजूद थी, जब हाई प्रेशर पे मौजूद थी तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसका टेम्परेचर भी बेटा हमारे पास क्या था, ज़्यादा था। तो जैसे उसे वो क्या कहते हैं स्केप मिला, सडन एक्सपेंशन हुई, सडन स्केप हुआ, तो बाहर का टेम्परेचर एज कंपेयर टू उसके जो इंटरनल टेम्परेचर था, टायर के अंदर टेम्परेचर था, उससे क्या है, कम है। तो जैसे ही टेम्परेचर में डिक्रीज आया, प्रेशर कम हुआ, टेम्परेचर में डिक्रीज आया, तो वो जो गैस थी वो क्या होगी, कूल डाउन होगी। तो यहाँ पे आप एडियाबैटिक प्रोसेस का हवाला देना जरूरी देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी लेक्चर नंबर आई थिंक 5 था, उसमें हमने पढ़ा था कि लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जब जिसके बाद हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किया था। तो बेटा वो लेक्चर भी स्टडी करें। और दूसरा यहाँ तो बताना ज़रूर बताऊँगा, हमारे पास 3 लिमिटेशन हमने पढ़ी थी कि हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था ये हमारे पास क्या बताता था ये हमारे पास ये तो बता रहा था कि हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो बताता था कि जो हीट है, जितनी हीट हम प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को वो हमारे पास वर्क डन में और इंटरनल एनर्जी में चेंज होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में चेंज होगी, हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी वो हमें नहीं बताता था, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा हुआ कि हमें डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो का नहीं पता चला, किससे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। कंजर्वेशन का जरूर पता चला लेकिन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो का नहीं पता चला। हमें इंट्रोपी का नहीं पता चला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें इंट्रोपी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है। तो ये 3 लिमिटेशन आप लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो नहीं बताता, ठीक है। दूसरा, एंट्रोपी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। और स्पॉन्टेनियस क्या आया कि रिएक्शन जो है, प्रोसेस जो है वो खुद ब खुद होगा या नहीं होगा, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, ठीक है। तो ये 3 लिमिटेशन आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, is it possible according to second law of thermodynamics to construct an heat engine that is free from thermal pollution, कि क्या ऐसा पॉसिबल है। और ये हमने डिस्कस किया था जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है कि क्या हम कोई ऐसा हीट इंजन बना सकते हैं जो कि थर्मल पोल्यूशन फ्री हो, कि उसमें पोल्यूशन ना हो। तो बेटा ऐसा हमारे पास होने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप स्टडी करें। हमारे पास ये साइकिल था, यहाँ से हीट आती थी, ये हमारे पास वर्क डन, और ये हमारे पास सिंक था कि जिसमें हीट रिजेक्ट हो रही है। तो हमारे पास थर्मल पोल्यूशन के लिए फ्री इंजन बनाने के लिए क्या है कि हम इस Q2 को जो हीट रिजेक्ट हो रही है इसको क्या कर दें, ज़ीरो कर दें। अब जैसे हीट रिजेक्ट होगी, Q ज़ीरो होगा, तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वायोलेशन है कि इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी ऐसा हीट इंजन डिज़ाइन नहीं कर सकते, बना नहीं सकते कि जो थर्मल पोल्यूशन फ्री हो या जिसमें हीट सिंक में ना जाए, ठीक है। तो इसमें आपने ये लिखना है कि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो इट वुड बी वायोलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आगे उसकी स्टेटमेंट लिख देंगे कि हम कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते कि जिसमें हमारे पास जो थर्मली पोल्यूशन फ्री हो, या दूसरे मानों में कि जिसमें हीट जो है वो सिंक में ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये थोड़े हमारे न्यूमेरिकल टाइप हैं। क्वेश्चन 10 कहता है कि कैन स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस बी जीरो और इन्फिनिटी, कैन स्पेसिफिक हीट बी नेगेटिव, कि क्या स्पेसिफिक हीट जो है वो जीरो हो सकती है, इन्फिनाइट हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। तो बेटा स्पेसिफिक हीट वाला लेक्चर हमने देखा, उसमें हमारे पास जो C था, अगर हमारे पास गैस के लिए 1/n नंबर ऑफ मोल डेल्टा Q बाय डेल्टा T, डेल्टा Q बाय डेल्टा T। अब देखें अगर स्पेसिफिक हीट हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस में हो,
अगर हमारे पास क्या हो प्रोसेस एडियाबैटिक हो। अब बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास क्या था, डेल्टा क्यू जो था वो जीरो हो जाता था। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास डेल्टा क्यू था वो जीरो हो जाता है। अब डेल्टा क्यू जीरो बेटा जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जब इस इक्वेशन में डेल्टा क्यू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास सी जीरो हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस स्पेसिफिक हीट जो है हमारे पास क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। ठीक है, क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। दूसरे मानों में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन में अगर मैं डेल्टा टी जीरो पुट करूं तो डेल्टा टी जीरो पुट करने से क्या होगा, ये जो सी होगा ये इनफिनाइट हो जाएगी। इसका आंसर मैथमेटिकली हमारे पास क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। अब बेटा इस इन्फिनिटी का क्या मतलब है, आप स्पेसिफिक हीट को जरा रिकॉल करें गैसेस के लिए कि मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे पास ये हीट होती है कि एक मोल गैस है, उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन राइज करना है और जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, जब उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर ही नहीं सकते, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आइसोथर्मल नहीं होगा। आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर ने कांस्टेंट रहना है, तो जितनी मर्जी हीट सप्लाई करते रहें उस हीट से क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर तो चेंज नहीं होने वाला क्योंकि प्रोसेस हमारे पास आइसोथर्मल है। तो जो क्वेश्चन में उसने पूछा कि किस प्रोसेस में हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है वो जीरो होती है, तो बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन हीट ट्रांसफर जीरो है तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट जीरो होगी, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास जो है इनफिनाइट होगी क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो उसने पूछा कि क्या स्पेसिफिक हीट नेगेटिव हो सकती है, तो बेटा स्पेसिफिक हीट नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्पेसिफिक हीट हम डिफाइन कर रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। अब ये नेगेटिव होने का ये मतलब है कि हम सिस्टम से हीट रिजेक्ट भी करें और उसका टेम्परेचर राइज भी हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो इसमें ये देखा, इसमें उसने पूछा है कि एन इन्वेंटर क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड एन हीट इंजन वर्किंग बिटवीन 27 सेंटीग्रेड एंड 227 सेंटीग्रेड हैविंग एन एफिशिएंसी ऑफ 45%। ठीक है, इज द क्लेम वैलिड, वाई। आपने उसने हमें दिया है कि दो टेम्परेचर गिवन है, एक T2 टेम्परेचर है 27 सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको बेटा केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 27 प्लस 273, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। अच्छा, सेकंड हाई टेम्परेचर गिवन है T1, वो हमें गिवन है 227। ठीक है, इसमें जब हम 273 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 600 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि एफिशिएंसी जो क्लेम्ड है हम उसे ईटा सी लिख लेते हैं, वो हमारे पास है 45%। कितनी गिवन है, 45%। तो आपने ये बताना है कि जो उसने ये क्लेम किया है ये ट्रू है या नहीं, तो इसको गलत या सही बताने से पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस T2 ओवर T1। ठीक है, तो 1 माइनस T2 ओवर T1 के लिए वैल्यूज हमें गिवन है, तो 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 600, तो बेटा ये हमारे पास 0.5 आंसर आएगा, और परसेंटेज में हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। तो देखें आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, जब ये कैलकुलेशन कर लें तो आप लिख लें कि जो इन्वेंटर ने क्लेम किया था वो रॉन्ग था, उसने एफिशिएंसी 45% क्लेम की, लेकिन इसकी एफिशिएंसी जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 50% आ रही है। ठीक है, तो बेटा ये थे इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद हम ये कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।